अगले अध्याय के लिए अपने विचारों को बिल्कुल समेटते हुए जेब में रख लेता हूं और अगले अध्याय के लिए आमंत्रित करता हूं गुजरात से, बड़ौदा से आदरणीय डॉक्टर अनीता शुक्ला जी। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस अवसर पर आपने जोड़ा, जैसा कि हमेशा करते हैं, जोड़ते हैं, और इतने अच्छे अच्छे विद्वानों को, विदुषियों को सुनने का मुझे अवसर प्रदान किया। मंच पर उपस्थित आदरणीय देवराज जी, निर्मला जी, और मुझे नाम नहीं दिख रहा है कुछ आदरणीय ऋषभदेव शर्मा सर और पुस्तक के लेखक प्रवीण जी, तथा वहां पर फिजिकली उपस्थित जितने भी लोग विद्वान जुड़े हुए हैं, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ और प्रवीण जी को बधाई देती हूँ कि इतनी सुंदर पुस्तक उनके बदौलत, उनके श्रम के बदौलत आज हमारे हाथों में है। और जैसा कि अभी सभी लोग बोल रहे थे, सभी ने लगभग एक स्वर में ये बात कही है कि ये युवाओं के लिए भी है ये पुस्तक, ये साहित्यकारों के लिए भी है ये पुस्तक कक्षाओं में जानी चाहिए, विद्यार्थी पढ़े। मैं उसी में ये भी जोड़ना चाहूंगी और प्रवीण जी को आगे के लिए एक शुभकामना तो है ही, और एक कहें तो मैं एक लेखन में और आगे ले जाना चाहूंगी कि प्रवीण जी, आप वर्तमान समय का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखिए, बहुत जरूरत है इस तरह की भाषा में, इस तरह से लेखकों का परिचय, उनकी साहित्यिक साहित्यिक आलोचना हमारे समक्ष लेकर आना। जैसा कि सभी लोग कह रहे थे, मैं इस पुस्तक जैसे ही मेरे हाथ में आई, मैं हैरान थी। वस्तुतः सबसे पहला तो ये इसका शीर्षक कुछ राबता है तो तुमसे, सही में ये वर्तमान समय की जरूरत है आज, जबकि हम एक तरह से देखें तो संवेदना शून्यता की तरफ समाज जिस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे में साहित्य और संस्कृति ही वह एक उपाय है जो संवेदनाओं को का पुनः जगा सकता है। तो प्रवीण जी, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। आप देखें कि 18 जिन लेखकों की जीवनियां या साहित्यिक आलोचना जिसे कि कहा गया है हमारे सामने है, ऐसा लगता है जब हम उनके शीर्षक पढ़ते हैं या देखते हैं कि कहाँ कहाँ से लेकर आए हैं, जैसे लगता है प्रवीण जी ना एक बड़े ही कुशल माली हैं, जो किसी एक बगिया से फूल तोड़ने नहीं गए थे, बल्कि बहुत सारे बागों का उन्होंने निरीक्षण किया, भ्रमण किया और अलग अलग प्रजातियों के फूल तोड़कर एक बड़ा सुंदर सा गमला बना दिया है और इतने सुंदर ढंग से, रोचक ढंग से उसे प्रस्तुत किया है। ये जिन लेखकों की जीवनियों को दिया गया है, उनका परिचय, या यूं कहें कि पाठक जब उनमें प्रवेश करता है तो प्रवेश कराना प्रवीण जी जानते हैं, और उसके शीर्षक इतने आकर्षक देते हैं, जैसे अमर कहानी का अमर कहानीकार, या फिर अधरतिया की आवाज। जब बात करते हैं आप भिखारी ठाकुर की, मैं खुद लोक साहित्य पर काम करती हूँ और मेरी रुचि बहुत ज्यादा लोक साहित्य की तरफ है, लोक संस्कृति की तरफ। तो भिखारी ठाकुर को ले आए हैं, लोक से ले आए हैं, गजलकार को ले आए हैं, कहानीकार को ले आए हैं। वही जो मैंने कहा कि अलग अलग बगिया के फूल चुनकर हमारे सामने ले आए हैं। तो एक सुंदर सी पुस्तक इस रूप में हमारे हाथों में है, और सभी बोल चुके हैं कि इन्होंने समुद्र में गहरे गोता लगाया है और वो उन अनछुए पहलुओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, जो सच में इनको पढ़ते हुए हमें लगा कि हमें बहुत कुछ हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता था, जो यहाँ से आज पता चल रहा है। आदरणीय ऋषभदेव शर्मा जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं बात करूं दुष्यंत कुमार और अदम गोंडवी की। ये दो निबंध मुझे दिए गए थे। दोनों गजलकार हैं। एक घोषित रूप से गजलकार है जो कहता है मैं गजल लिख रहा हूँ, दूसरा कहता है कि मेरे लिए सारी विधाएं एक सी हैं, वो सब कविताएं ही हैं, जो कि प्रवीण जी स्वयं अपने इस निबंध में लिखते हैं, अदम गोंडवी जी खुद कहते हैं। अब देखने की बात है, मैं तुलनात्मक ढंग से जब देखती हूँ, मुझे दो रचनाकार जिनकी जीवनी, जिनके बारे में जो निबंध लिखा प्रवीण जी, जो प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था,
दोनों का समय लगभग एक है, 10-15 साल के अंतर का। दुष्यंत कुमार का जन्म होता है 1931 में, आदम गोंडवी का जन्म होता है 1947 में। एक की औपचारिक शिक्षा बड़ी अच्छी तरह से हुई है, क्रमिक हुई है दुष्यंत कुमार, और दूसरा सिर्फ प्राथमिक शिक्षा ही प्राप्त किया है औपचारिक ढंग से। और वो अगर हम कहें, जो हमारे अवधि में कहते हैं कि हम पढ़ा ना कढ़ा है, तो वो कढ़े हुए हैं, इस तरह से आदम गोंडवी लिखते हैं। और कबीर के शब्दों में अगर मैं कहूँ ना, तो जैसे वो कहता है ना, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, तो आदम गोंडवी की रचनाएं पढ़ते हुए हमें ऐसा ही लगता है कि उन्होंने अपने आसपास जो जैसा देखा उसके इतने सुंदर शब्दों में प्रस्तुत किया। कुछ ऐसे प्रतीक और बिंब ले आते हैं जो वही कहते हैं जो कढ़ा होगा वही ला सकता है। जैसे लोक में जब हम देखते हैं एक सुंदर सुंदर प्रतीक और बिंब अनछुए से, जो प्रयोगवादी कवि कहते हैं ना कि बाकी सारे जो हैं उनके उपमान वो सारे मैले हो गए हैं, उनका मुलम्मा घिस गया है, तो कुछ नए उपमानों, कुछ नए बिंबों को लेकर ये आदम गोंडवी हमारे सामने आते हैं। ये जो निबंध है, जो प्रवीण प्रणव जी की इस पुस्तक कुछ राबता है तुमसे में हमें पढ़ने को मिलता है, इसको जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो प्राथमिक शिक्षा से लेकर के माफ कीजिएगा, पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेकर के, जब हम किसी भी लेखक, कवि या रचनाकार का परिचय प्राप्त करते हैं तो उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से शुरू करते हैं, शिक्षा दीक्षा से, और पहुंच जाते हैं, हम उसके साहित्य में प्रवेश कर जाते हैं। और फिर लगता है कि हम उसके बारे में, हम कहानी पढ़ते पढ़ते कहानियों में प्रवेश कर गए हैं और साहित्य का रस लेने लगते हैं। इस तरह की ये साहित्यिक आलोचना बन जाती है, साहित्यिक आलोचना की पुस्तक बन जाती है, ये निबंध साहित्यिक आलोचना बन जाते हैं। और अब अगर विशेष रूप से अब हम आते हैं इन लेखकों पर, इन कवियों पर, गजलकारों पर, जिसके लिए मुझे बात करने को कहा गया है, तो बड़े ही घोषित ढंग से दोनों का परिचय उनके ही शीर्षकों में प्रवीण जी देते हैं, और ऐसा लगता है कि वो परिचय ही कहीं हमें हिला देता है। एक तरफ जब दुष्यंत कुमार की जीवनी लिखना शुरू करते हैं और कहते हैं हम नहीं हैं आदमी, हम झुंझुने हैं, और उधर आदम गोंडवी सीधे ललकार के कहते हैं शहर के बाशिंदों, हम गांव से आए हैं। तो ये जो ललकार दिखती है हमें, ये वास्तव में प्रवीण प्रणव जी का वो चुने हुए शब्द हैं जो उन्होंने, सही बात है कि लंबा लिख लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन शीर्षक में ही अपनी सारी बात भर देना और भर के प्रस्तुत कर देना ये बड़ा मुश्किल होता है। और प्रवीण प्रणव जी इसमें बहुत सफल हुए हैं। और ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, जितने भी 18 रचनाकारों का परिचय जीवनियां इस पुस्तक में संकलित की गई हैं, लिखी गई हैं, उन सबके लिए कुछ इसी तरह के से इन्होंने परिचयात्मक शीर्षक चुने हैं। तो जब ये ललकार और जो ये घोषणा हमें दिखती है, हम नहीं हैं आदमी, हम झुंझुने हैं, ये पूरी तरह से हमें बता देता है कि ये किस तरह के, किस मिजाज के लेखक या कवि या साहित्यकार के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि दुष्यंत कुमार का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कितनी शिक्षा प्राप्त की है। मैं सीधे उनकी रचनाओं पर आती हूँ जो चुन चुन कर बुलाए हैं। प्रवीण जी ने इनके इस परिचय में जो एक बड़ी ही प्रसिद्ध गजल है उनकी, दुष्यंत कुमार की, जो हमारे यहाँ कॉलेज के कैंपस में हम देखते हैं, जब हमारे छात्र नेता चुनाव के भाषण देते हैं तब भी कहते हैं कि हो गई है पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो इस तरह की जो बड़ी ही सबके जहन में पंक्तियां हैं, उनसे कुछ अलग लेकर आते हैं प्रवीण जी हमारे सामने, वो नहीं लेकर आते। जिस तरह शीर्षक कहते हैं, शीर्षक से ही हमें जगा देते हैं, एक तरह से हमारे अंदर एक हलचल पैदा कर देते हैं। आगे भी लिखते हैं, रोने में बड़ा मजा है, अरे कभी रो कर तो देखो, कुछ इस तरह की पंक्तियां लाते हैं। और वहीं परिचय शुरू करते हैं आदम गोंडवी का, कहते हैं चोरी ना करें, झूठ ना बोले तो क्या करें, चूल्हे पे क्या उसूल करेंगे को। तो शुरुआत इतनी सुंदर
और परिचयात्मक पंक्तियां इस तरह की कि हम सीधे प्रवेश कर जाते हैं रचनाकार के की रचनाओं में, उसके विचारों में प्रवेश कर जाते हैं। और मुझे सच में आश्चर्य हुआ, मैंने अदम गोंडवी को नहीं पढ़ा है, कहीं इक्का दुक्का कुछ पंक्तियां पढ़ ली होंगी, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा है। मैंने प्रवीण जी के माध्यम से अदम गोंडवी का परिचय जाना है वास्तव में। और वह गजल की परिभाषा देते हैं। एक प्राइमरी कक्षा तक पढ़ा हुआ व्यक्ति गजल की जो परिभाषा देता है, कहते हैं बेल सी लिपटी हुई है फलसफे की शाख पर, भीगी रातों में महकती रात रानी है गजल। क्या सुंदर हैं। और वहीं निराला की तरह विद्रोह भरकर आगे वे कहते हैं कि जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी, अब उसे बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। तो गजल को जिस तरह से दुष्यंत कुमार उर्दू से हिंदी में लाते हैं और उसे सामाजिक सरोकार की विधा बनाते हैं, ठीक उसी तरह अदम गोंडवी उसकी परिभाषा इस तरह की देखते हैं कि बहुत हो चुका अब इश्क और मुश्क की बातें गजलों में, बल्कि अब हमें इसे जमीन ठोस धरातल पर लाना होगा, जहाँ कुछ कांटे भी होंगे, कुछ कंकड़ पत्थर भी होंगे, चिलचिलाती धूप भी होगी, और बहुत सारी वह बातें होंगी जिसकी तरफ इससे पहले का कहें या अन्य गजलकारों का ध्यान नहीं गया। एक अंतर दिखता है जब हम दुष्यंत कुमार और अदम गोंडवी दोनों को पढ़ते हैं। इसमें दुष्यंत कुमार के साथ एक समस्या थी कि वे खुद सरकारी नौकरी में थे और उनको ये बंधन था कि वह सीधे सीधे बात कैसे कहें। अदम गोंडवी के पास वह नहीं था, इसलिए वह सीधे सीधे बात करते हैं, सबको ललकारते हैं, सबको फटकारते हैं। पर ऐसा नहीं है कि दुष्यंत कुमार ने वो बातें नहीं कही हैं जो उनको कहना था। दुष्यंत कुमार भी लिखते हैं सीधे सीधे, वो चोट करते हैं जिस सरकार में वे काम कर रहे थे, उसी सरकारी नौकरी में रहते हुए वो इंदिरा के लिए लिखते हैं, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान। और उधर अदम गोंडवी जो कि दलितों और वंचितों के प्रति समर्पित खुद को कहते भी हैं और वैसा ही लिखते हैं। वह खुद लिखते हैं, मेरी हर गजल, मेरा हर शब्द वंचित तबके के प्रति समर्पित है, इनसे बाहर कहीं किसी वाद का मैं समर्थन नहीं करने वाला। अगर पाठक अपने पक्ष में कोई वाद खोज लेना चाहता हो तो ये उसका हक है। ये तो वैसी ही बात हुई ना, जैसे कि कबीर कहते थे मुझे किसी पंथ से मत जोड़ना, लेकिन बाद में कबीर पंथ भी बन गए, हमारे यहाँ अभी भी चल रहे हैं। तो आप मत जोड़िए। और मुझे अच्छा लगा जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं अदम गोंडवी को, तो हमें लगता है कि वो प्रगतिवादी हैं, ये वादी हो सकते हैं, वो इस तरह वामपंथी हो सकते हैं, वो ये पंथी हो सकते हैं। लेकिन अदम गोंडवी लिखते हैं, बहुत सुंदर सी बात लिखते हैं कि वह सिर्फ राजनीतिक सरोकारों की बात नहीं करते, सामाजिक सरोकारों की बात नहीं करते, बल्कि वह बुद्धिजीवियों पर भी बहुत करारी चोट करते हैं। वह कहते हैं, प्रेमचंद की रचनाओं को एक सिरे से खारिज करके ये ओशो के अनुयायी हैं, काम सूत्र पर भाष्य लिखेंगे। एक अलग ही छवि बनती है परंपरा भंजक होने से, तुलसी इनके लिए विधर्मी, देरिदा को खास लिखेंगे। इनके कुछ से संबंधों से पाठक का क्या लेना देना, लेकिन ये तो अड़े हैं जिद पे, अपना भोग विलास लिखेंगे। तो ये एक ऐसा शायर है जो अपने पाठक को जो कहते हैं विलासिता की चकाचौंध या उस सुख से अलग एक कठोर भूमि पर ले आता है, और फिर एक इस तरह से भी ले आता है और इस घोषणा के साथ ले आता है कि आओ चमारों की गली में ले चलूं मैं आपको। और एक ऐसी गली में ले आता है और एक ऐसा दृश्य दिखाता है कि उसे पढ़ते पढ़ते वास्तव में शब्द दृश्य बन जाते हैं और वो सारी घटनाएं एक सीरियल की तरह आपकी आंखों के सामने पर्दे पर घूमने लगती है और आप उनसे जुड़ने लगते हैं। तो और बड़ी बात ये है, मैं सिर्फ अदम गोंडवी की बात क्यों करूं, मैं सिर्फ दुष्यंत कुमार की बात क्यों करूं, मैं प्रवीण प्रणव की बात करूंगी कि प्रवीण प्रणव मेरे सामने इन कवियों, इन साहित्यकारों को ऐसे ले आए कि मुझे शब्द दृश्यों की तरह लगने लगे।
तो प्रवीण जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई तो है ही, धन्यवाद है आपको कि आप एक ऐसी रचना, एक ऐसी पुस्तक, एक ऐसी कृति हमारे सामने लेकर आते हैं जो मैं कहूंगी कि मेरे विद्यार्थियों को, और मैंने कहना शुरू किया है कि आप पढ़िए। मैं चाहती हूँ ऐसी पुस्तकें हमारे पाठ्यक्रमों में रखी जाएं और विद्यार्थी उसे पढ़ें और इन कवियों से, इन साहित्यकारों से जुड़ें। और इसीलिए मैं कहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप वर्तमान समय के जो कवि हैं, रचनाकार हैं, एक ऐतिहासिक कृति लेकर आए आप हमारे लिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप पर, लेकिन आप कर लेंगे, मैं जानती हूँ। तो जैसा कि पहले से ही ये सूचना और ये आदेश दे दिया गया था कि हम थोड़े में बात निपटाएं, क्योंकि ये थोड़े में निपटाने वाली पुस्तक तो है नहीं। इसे तो आपको विस्तार से इस पर लिखना है। हम एक पुस्तक की योजना बना रहे हैं। आज जितने लोग बोल रहे हैं, क्योंकि कम से कम ऑनलाइन ऑफलाइन जोड़कर सभी से सूचित कर रहा हूं मैं, लगभग 30 लोग बोल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक किताब बनेगी। तो मैं चाहूंगा कि आप आराम से विस्तार से लिखें। और आज के लिए नमस्कार। जी जी, बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हमें सिखाते रहिए, जोड़ते रहिए और हमसे लिखाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।